हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को केवल बोर्ड के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग क्लास 12th का भौतिक विज्ञान, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में जानेंगे। आज हम लोग आवेशन की विधि के बारे में सीखेंगे। उसके बाद कुछ थ्योरी आपको सिद्ध कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आवेशन की विधि क्या है। आवेशन की विधि कितने प्रकार की होती है, पहले इस नियम को जानेंगे। आवेशन की विधि। आवेशन की विधि निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है। होती है। अब यहाँ पर लिखेंगे आवेशन की विधि। सबसे पहला जो आपका विधि है चालन विधि। दूसरा जो विधि है आपका घर्षण विधि। तीसरा जो आपका विधि है चालक एवं विद्युत रोधी। इस तरह से आवेशन की जो विधि होती है ये तीन प्रकार की होती है। पहला आपका होता है चालन विधि, दूसरा घर्षण विधि, तीसरा चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ। तो सबसे पहले हम जानेंगे चालन विधि के बारे में। यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेशित चालक से स्पर्श कराए तो आवेशित चालक पर भी उसी
प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसे चालन विधि कहते हैं। सिंपल परिभाषा क्या है चालन विधि? यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेशित चालक से स्पर्श कराया जाए तो आवेशित चालक पर भी उसी आवेश का प्रकृति क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। तो उस नियम को हम कहते हैं चालन विधि। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम बताएं तो जैसे मान लीजिए कि एक अच्छे व्यक्ति का आदमी है और एक उसका जो गुण है वो खराब है, और उसके साथ में मान लीजिए तीसरा व्यक्ति को रख रहा हूं। अगर तीसरे व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति के साथ अगर मैं रख रहा हूं तो उस व्यक्ति के अंदर अच्छाई का गुण क्या होगा? उत्पन्न होगा। लेकिन वही व्यक्ति को मैं खराब गुण वाले व्यक्ति के साथ रख रहा हूं, उस व्यक्ति के अंदर खराब का गुण क्या होगा? उत्पन्न होगा। ठीक उसी तरह से जब हम किसी वस्तु को एक आवेशित चालक के साथ अगर संपर्क में रखता हूं तो उस वस्तु में भी उस आवेश का गुण क्या होगा? उत्पन्न हो जाएगा। उस घटना को हम बोलते हैं चालन विधि का नियम। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक आवेश प्लस क्यू रखा और इसके ठीक एक स्पर्श करा दिया माइनस क्यू आवेश को। अब क्या करेगा? प्लस क्यू से आवेश निकलकर माइनस में जाएगा और माइनस भी प्लस क्यू के बराबर अपने आवेश को क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। इस घटना को हम बोलते हैं चालन विधि का नियम। दूसरा हम लोग सीखेंगे घर्षण विधि क्या है। तो घर्षण का मतलब ये होता है कि जब हम किसी वस्तु को एक साथ संपर्क में लाकर अगर उसको मैं रगड़ रहा हूं तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान या प्रदान होगा। इस घटना को हम बोलते हैं घर्षण विधि का नियम। तो सबसे पहले हम घर्षण विधि का परिभाषा लिखेंगे। चालन विधि के बाद अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे घर्षण विधि। घर्षण विधि। घर्षण विधि में हम लोग क्या समझे अभी कि जब भी दो वस्तु को आपस में हम संपर्क कराकर अगर रगड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो उसमें आवेश की क्या होगी? उत्पन्न होगी। और जैसे आवेश उत्पन्न होगा तो उस नियम को हम क्या बोलेंगे? घर्षण विधि का नियम बोलेंगे। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण स्थानांतरण द्वारा वस्तुओं पर स्थानांतरण द्वारा वस्तुओं पर आवेश
आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे घर्षण विधि कहते हैं। उसे घर्षण विधि कहते हैं। यानी परिभाषा क्या है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा वस्तुओं पर जो आवेश उत्पन्न होता है उस नियम को ही हम क्या बोलते हैं, घर्षण विधि का नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ये रखा और एक दूसरी वस्तु रख दिया और दोनों को आपस में मैंने रगड़ा, तो दोनों वस्तुओं से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो उसमें क्या होगा, वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होगा, और उस घटना को ही हम बोलते हैं घर्षण विधि का नियम बोलते हैं। घर्षण विधि के बाद अब हम लोग सीखेंगे विद्युत रोधी पदार्थ। अगला हेडिंग है आपका विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है उसे हम बोलेंगे विद्युत रोधी पदार्थ। परिभाषा क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। परिभाषा क्या है, सिंपल परिभाषा है कि वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है उस नियम को हम क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका लिखेंगे प्लास्टिक, लकड़ी, मेज, कुर्सी आदि। इस तरह के जो भी एग्जाम्पल है ये विद्युत रोधी पदार्थ का एग्जाम्पल है, क्योंकि इन सब में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल क्या है, नगण्य है, और नगण्य होने के कारण इस सब वस्तुओं में आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया विद्युत रोधी पदार्थ। अब ठीक हम लोग सीखेंगे चालक के बारे में। चालक का परिभाषा क्या होता है, तो चालक ये है वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह सुगमता से
हो जाता है, उस नियम को हम क्या बोलेंगे? चालक। लिखेंगे वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, उसे चालक कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मनुष्य, जानवर, लोहा आदि। अब इन सब में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इस एग्जाम्पल को हम बोलेंगे चालक पदार्थ। इन सब में आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया चालक पदार्थ। चालक के बाद अब हम लोग सीखेंगे परावैद्युत के बारे में। परावैद्युत, अब देखिए परावैद्युत क्या है। वे अचालक पदार्थ वे अचालक पदार्थ जिनसे विद्युत प्रभाव विद्युत प्रभाव बिना विद्युत चालन के बिना विद्युत चालन के संचरित होता है, उसे परावैद्युत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परावैद्युत कहते हैं। यानी सिंपल परिभाषा क्या है कि वे अचालक पदार्थ जिनसे विद्युत प्रभाव बिना विद्युत चालन के संचरित होता है, उसे हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कांच, मोम, रबड़, कागज आदि। इस तरह के जो भी एग्जाम्पल है ये बिना विद्युत प्रभाव के क्या होते हैं? संचरित होते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल को हम बोलेंगे परावैद्युत।
परावैद्युत के बाद अगला नियम है अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से काफी कम होता है, चालकों से काफी कम होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल सिलिकॉन, कार्बन। हाँ जी, इस तरह के एग्जाम्पल को हम बोलेंगे अर्धचालक। अब कुछ मान है, उस मान को हम लिखेंगे। एक कूलाम में कितना ESU होता है? तो देखिए यहाँ पर ये मान आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक कूलाम जो होता है बराबर 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU होता है। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में ये सब काम आएगा। एक ESU बराबर आपका होता है 10 कूलाम। एक फैराडे बराबर कूलाम होता है। एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 के पावर -6 कूलाम होता है। एक नैनो कूलाम बराबर 10 के पावर -9 कूलाम होता है। इस तरह से कुछ हम मान याद रखेंगे जो कि ये आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा। यानी एक कूलाम की बात किया जाए तो 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। एक EMU की बात किया जाए तो ये आपका होता है 10 कूलाम के बराबर। एक फैराडे में अगर कूलाम पूछा जाए तो 96,500 होगा। एक माइक्रो कूलाम में अगर कूलाम की बात किया जाए तो 10⁻6 कूलाम, और एक नैनो कूलाम में 10⁻9 कूलाम होता है। आज हम लोग क्लास 12th के विद्युत क्षेत्र चैप्टर से